वो महज 15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतनी छोटी सी उम्र में वे दुनिया छोड़कर चली गई। एना फ्रैंक, जिनका कि जन्म 1929 और डेथ 1945 में हुई थी। वो होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। वो एक यहूदी लड़की थी। उसने एक किताब लिखी थी जो कि 20th सेंचुरी के फेमस डायरी में से एक मानी जाती है। उसकी डायरी में नाज़ियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार का एक जीता जागता सबूत है। तो आज हम लोग उसी एना फ्रैंक के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ओशन पे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत ही नॉलेज होने वाला है क्योंकि आज हम लोगों ने इस वीडियो में एना फ्रैंक की बायोग्राफी को चूज़ किया है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। एना का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाज़ियों का कंट्रोल हो गया। नाज़ियों ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया। उनसे बचने के लिए फ्रैंक और उनकी फैमिली फ्रैंकफर्ट से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में चले गए। लेकिन इसके बाद नाज़ियों ने वहाँ भी हमला कर दिया। वहाँ के सभी यहूदी अब नाज़ी के कंट्रोल में हो गए। नाज़ी यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहे थे। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है? पोलैंड के इस कैंप में लोगों को मार दिया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, लोगों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को गैस चैम्बर में ही मौत दे दी जाती थी, खास कर कि जो बूढ़े और बीमार थे। वहाँ से भाग पाना भी बहुत ही मुश्किल था। बूढ़े और बीमारों को गैस चैम्बर में ही मौत दे दी जाती थी, लेकिन जो गैस चैम्बर से बच जाते थे उन्हें काम करना पड़ता था। उस दौरान फ्रैंक की फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छिपने का डिसाइड किया। वो एक बिल्डिंग के सीक्रेट अपार्टमेंट में छिप गए। इसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। उनके साथ 4 और लोग वहाँ थे। सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले एना 13 साल की हुई थी। उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। 6 जुलाई को यहूदियों ने के डर से वे सीक्रेट एनेक्स में छिपे थे, जहां उन्होंने 2 साल 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 सालों के बीच एने ने अपनी डायरी को लिखा था। 4 अगस्त 1944 के दिन यहूदियों ने फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट कर लिया। यहूदियों ने उन्हें ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। एना के फादर ऑटो फ्रैंक को उनसे अलग कर दिया गया। उन दोनों बेटियों से उनके फादर को अलग कर दिया गया क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में जेंट्स और लेडीज़ अलग रहते थे। फिर दोनों बहनों को उनकी माँ से भी अलग कर दिया गया। दोनों बहनों को बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ दोनों की डेथ हुई। वह ऑफिसर जिसने फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट किया था, उसका नाम कार्ल सिल्वरबॉर्ड था। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और एना की डायरी पब्लिश हो गई, तो ऑफिसर ने भी वह डायरी खरीदी थी, यह सोचकर कि शायद एना ने अपनी डायरी में उसका भी नाम लिखा हो। जब ऑफिसर ने उन्हें अरेस्ट किया था, तब पैसे और कुछ कीमती सामान को जब्त कर लिया और किताबें कागज़े को ज़मीन पर फेंक दिया, जिसमें कि एना की डायरी भी थी। जब एना की डायरी पब्लिश हुई तो एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा,
कि क्या आपको एना की बुक पढ़ी है, आपने कभी उसे पढ़ी है? तो कार्ल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हफ्ता भर पहले उसे खरीदा था। फिर रिपोर्टर ने कहा, आप उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी बन सकते थे। कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, काश मुझे उस दिन उस डायरी को नहीं फेंकना चाहिए था। डायरी पब्लिश होने के बाद लाखों लोग सीक्रेट एनेक्स को देखने आने लगे। 1916 को उस बिल्डिंग को म्यूज़ियम में बदल दिया गया। अब उसे एना फ्रैंक हाउस कहा जाता है। 8 लोगों में से बस एना के फादर ही ऐसे थे जो कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा लौटे थे। जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रह रहे थे, तब मीप गाइस, जो कि फ्रैंक फैमिली की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें खाना और ज़रूरी सामान पहुंचाती थी। जब फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया, तब मीप ने सीक्रेट एनेक्स में जाकर जितने भी सामान कार्ल सिल्बरबॉर्न ने फेंके थे, उन सबको इकट्ठा किया और अपने घर ले आई। जब एना के फादर यानी ऑटो फ्रैंक कंसंट्रेशन कैंप से बाहर लौटे थे, तब मीप गाइस ने उन्हें एना की डायरी लौटा दी। जब तक मीप के पास एना की डायरी थी, तब तक मीप ने उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और जब उसने ऑटो फ्रैंक को लौटा दिया, उसके बाद जब उसने पढ़ा तो कहा कि अगर मैं उस दिन उस डायरी को पढ़ती तो शायद मैं उस डायरी को जला देती, क्योंकि एना ने उसमें मेरा भी जिक्र किया है कि मैंने उनकी मदद की थी, मैंने एना की फैमिली की मदद की थी, तो शायद मुझे भी मृत्युदंड दे दिया जाता। इसीलिए अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं शायद उसे जला देती। नेल्सन मंडेला जब जेल में था, तब उन्होंने भी फ्रैंक की डायरी को पढ़ा था। एना की डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक है। इसे 70 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। मार्गोट 19 साल और एने 15 साल की उम्र में ही मर गई थी, दुनिया छोड़कर चली गई थी। 5 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश आर्मी ने बर्जन बिल्सन कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट करा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि कैंप लिबरेट कराने के कुछ ही हफ्ते पहले एना और मार्गोट की मौत हो गई थी। एना ने आखिर में 5 अप्रैल 1945 को अपनी डायरी में लिखा था, मैं उन औरतों की तरह नहीं बनना चाहती जो घर का काम करती है और लोग उन्हें भूल जाते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोग मुझे जानें। मैं ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं बनना चाहती, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ, जिससे किसी का फ़ायदा हो, उन लोगों का भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहती हूँ। सोचिए कितनी अच्छी थी उसकी कहानी, कितने दुख थे उसकी कहानी में। एक छोटी सी बच्ची इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। अगर एना फ्रैंक अभी इस दुनिया में होती तो उसे कितनी खुशी होती। उसे पता चलता कि उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिखाया, और यही कारण है कि एना हम सब के सामने अभी ना रहते हुए भी हमारे ही पास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।